आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे कि कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है इसका मरीज़ ना हो। और डायबिटीज़ जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि जिसका ये बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉब्लम है। तो ज़ाहिर है इस पे बहुत ज़्यादा बात भी होती है और बहुत डिस्कशन चल रही होती है और हर बंदा जो है इस हवाले से मतलब है कि मुख्तलिफ जो है वो चैनल से जो है उसको इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो हमने सोचा कि आपको ज़रा लाइटली थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन भी दे दें और साथ जो है होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स के वाले से जो है आपसे चंद चीज़ें जो है वो डिस्कस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से बड़ावाल से आपसे मुखातब हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे कि कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है इसका मरीज़ ना हो। डायबिटीज़ के वाले से बात कर रहा हूँ। और डायबिटीज़ जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि जिसका ये बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉब्लम है। तो ज़ाहिर है इस पे बहुत ज़्यादा बात भी होती है और बहुत डिस्कशन चल रही होती है और हर बंदा जो है इस हवाले से मतलब है कि मुख्तलिफ जो है वो चैनल से जो है उसको इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो हमने सोचा कि आपको ज़रा लाइटली थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन भी दे दें और साथ जो है होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स के वाले से जो है आपसे चंद चीज़ें जो है वो डिस्कस करें। अच्छा, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है या इसकी तारीफ़ हम ये कर सकते हैं कि जब भी हमारे खून के अंदर शक्कर की मिकदार एक ख़ास मिकदार से ऊपर हो जाती है तो हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ होगी। अच्छा, डायबिटीज़ जो है इसका रिस्पॉन्सिबल हमारे जो लबलबा है पेंक्रियाज जिसको हम कहते हैं, उससे एक ख़ास किस्म का हार्मोन जो है वो सिक्रीट आउट होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ज़ाहिर है जो पूरा ग्लाइकोजेनेसिस का जो प्रोसेस है हमारा, उसमें जो इंसुलिन है उसको बहुत बड़ा रोल है। और अगर जो है इंसुलिन के अंदर जो अखराज है उसमें भी कमी बेशी का तलक जो है वो भी हमारी खुराक पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और अगर इसमें कोई तब्दीली आ रही हो या इंसुलिन जो है उसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो रही है या हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, तो हर दो सूरतों में जो है वो पेशेंट जो है उसका जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि जी इसको जो है अगर एक ख़ास मिकदार से जब ग्लूकोज लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो हम उसको डायबिटीज़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ की कौन कौन सी किस्में हैं। बड़ी किस्में जो हैं वो सारे लोग उसको जानते हैं और वो दो हैं। एक ये है उसको हम टाइप 1 कहते हैं और एक टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जिसमें हमारा जो दफ़ाई निज़ाम है वो जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियाज के उन पे एक्ट करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो पेंक्रियाज है वो इस काबिल नहीं रहता कि वो इंसुलिन जो है उसको प्रोड्यूस कर सके या एक ख़ास मुनासिब मिकदार में प्रोड्यूस कर सके। तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये टाइप 1 के जो पेशेंट है, और क्योंकि उनको तो फिर डायरेक्ट जो है इंसुलिन पे डालना पड़ता है क्योंकि इंसुलिन जो है वो बन ही नहीं होती। और ये जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, यानी इसमें 10% जो लोग हैं ये वो लोग होते हैं जिनको टाइप 1 जो है वो ज़िंदगी में डायबिटीज़ डायग्नोज होती है। लेकिन जो ही डायग्नोज होती है टाइप 1 जो ही बात आई जहन में, चूँकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और फिर ज़ाहिर है या तो आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है उसको ठीक करें या ये कि जो बाहर से इंसुलिन जो है उस पे मरीज़ को डाल दें। और उसके बाद जो दूसरी किस्म है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिनकी जिस्म में इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ामत पैदा हो जाती है, यानी जो इंसुलिन है वो सिक्रीशन उसकी बिल्कुल ठीक होती है लेकिन जो इंसुलिन की जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको प्रॉपर रिसीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कोई पैगाम भेजा और आपको वो पैगाम उस तरह समझ नहीं आया और आपने उसके अगेंस्ट जो है वो जो प्रॉपर जवाब है वो नहीं दिया। इसी तरह हमारी जो इंसुलिन जो है वो खारिज तो हुई है और प्रॉपर मिकदार में हुई है और हमारा जो पेंक्रियाज उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे जो इंसुलिन की जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी के अंदर जो इंसुलिन को रिसीव करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो आगे जो ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको जारी रखते हैं, उनके अंदर इशू पैदा हो गया और उसके साथ जो है वो शुगर की मिकदार जो है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई। इसको हम कहते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। और नंबर 3 पे जो किस्म आती है उसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ के पेशेंट ये वो लोग होते हैं कि उनकी जिस्म में जो शक्कर की मिकदार है वो तो ज़्यादा होती है लेकिन वो जो स्पेसिफिक रेंज है उससे वो कम होती है। तो इन लोगों को हम ये कहते हैं कि ये प्री जो डायबिटिक हैं ये वो लोग हैं। उसके बाद नंबर 4 पे जो है उसको हम कहते हैं कि गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है वो है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि दौरान हमल जो ख़वातीन हैं उनको मतलब है कि शुगर जो है हो जाती है और जो ही डिलीवरी होती है उसके बाद उनकी शुगर जो है वो ठीक हो जाती है और कुछ में नहीं भी होती। उसकी जो बेसिक वजह यह है कि जो प्लासेंटा है यानी जिससे माँ और बच्चा जो है जो फिटस है उसके दरमियान जो है वो मतलब है कि ब्लड के भी एक्सचेंज हो रही होती है, न्यूट्रिएंट्स भी हो रही होती है और पूरा एक
जो आप समझिए कि एक बड़े सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है और उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो प्लेसेंटा है। अब जो प्लेसेंटा है वो खुद भी एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट आउट करता है, जिसे इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन जो है हम कहते हैं, तो वो पैदा करना शुरू कर देता है। अब जाहिर है इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन जब सिक्रेशन होगी तो डेफिनेटली जो इंसुलिन है उसकी सिक्रेशन जो है वो उस तरह नहीं होगी, तो उस वक्त जो डायबिटीज़ होती है उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। उसके बाद नंबर 5, इसकी जो 5वीं किस्म है वो जो है वो डायबिटिक इंस्पाइडस है। डायबिटिक इंस्पाइडस ऐसी है, इसको हम शुगर काज़ब भी कहते हैं, यानी कि ये उस तरह शुगर नहीं होती, लेकिन मसला ये है कि इसके एक ख़ास ताल्लुक़ हमारी बॉडी के साथ ये होते हैं कि हमारे जो जिस्म है उससे जो माया है वो उसका अखराज होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो यूरिन आता है। और ऐसे लोग भी हैं कि वो कहते हैं कि हम एक ड्रम पानी भी पी लें और उतना ही ज़्यादा पेशाब आता है, तो वो मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा जो है वो यूरिनेशन। और ये उसकी जो बेसिक वजह है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन्स होता है जो है उसको कहते हैं ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स है ये हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है उसके जो बैलेंस है उसको जो है वो बरकरार रखने में जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अब ज़ाहिर है कि आप जैसे कि जानते हैं कि हाइपोथैलेमस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपस में जो है वो एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन, और फिर वहाँ से कमांड आती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर वो बाकी जो हार्मोन्स हैं वो उस तरह काम करते हैं। और अगर इसकी जो मिकदार है वो जिस्म में वो अगर कम हो जाए तो फिर होता ये क्या है कि जिस्म में ज़्यादा मिकदार में जो है वो पानी के जो है वो इखराज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम वाटर डायबिटीज़ भी कहते हैं या इसको डायबिटिक इंस्पाइडस भी कहते हैं। तो ये उस तरह चूँकि अब इसमें जो हार्मोन है वो ADH का रोल है, तो वहाँ पे ऐसी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी जो ADH जो है उसकी जो सतह है उसको नॉर्मल रखेंगी। अच्छा, अब बात आती है कि डायबिटीज़ जो है उसकी जो बड़ी बड़ी जो यानी कि हम कह सकते हैं कि लीडिंग जो मतलब है कि सिम्टम्स हैं वो क्या हैं कि मसलन एक बंदा है आम हालात में जो है वो जो खाना खाता है उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये हम एक सिम्टम जो है। सेकेंडली ये है कि उसको बार बार प्यास लगती है, यानी आम जो रूटीन थी उससे बढ़ के उसको बार बार प्यास लगती है। उसके बाद है कि किसी इंसान का वज़न अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या अचानक जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया। ये हर 2 सूरतों में ये डायबिटीज़ जो है उसका एक जो है अलामत है। उसके बाद बार बार पेशाब का आना, उसके बाद जो है वो नज़रों का धुंधलापन, उसके बाद जो है कि चक्कर आना, उसके बाद जो है ज़ख्मों का जो है वो देर से मुंदमिल होना, और मेल में ये है कि जो लिबिडो है उसका कम हो जाना, ख्वाहिश जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाना। उसके बाद फीमेल में ये है कि जो UTI है यानी उनको बार बार जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है इन्फेक्शन जो है वो बार बार होना शुरू हो जाते हैं, या जो यीस्ट इन्फेक्शन है जिनको हम फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ज़ाहिर है जो इन्फेक्शन उस वक्त होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कम्प्रोमाइज़ होता है या बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये वो इलामात हैं, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर आती हैं तो फौरी तौर पे जो है अपने जो नॉलेज है उससे रब्ता करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसे हम IDDM भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस भी हम इसको बोलते हैं, तो इसमें यह है कि उसकी वजूहत में वो ये है कि जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली, यानी वो ऑटो इम्यून सिस्टम ज़ाहिर है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है, तो वो मिस्टेकनली क्या करते हैं, जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है जो पेंक्रियाज के अंदर होते हैं। तो उससे ये है कि वो ज़ाहिर है वो काम नहीं करता। तो एक तो ये वजूहत है, ज़ाहिर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोई वायरस है या कोई इन्फेक्शन है कि उसकी वजह से जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो गया, यानी बहुत ज़्यादा, तो वो इसी को डिस्टर्ब कर रहा है और कोई भी इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया, और ज़ाहिर है इम्यून सिस्टम उसको मारने के लिए आया लेकिन वो कहीं और उसका हदफ जो है वो तय हो गया। तो सेकंड जो है उसकी जो वजह है वो ये हो सकती है। और थर्ड ये कि जो कुछ जो फैमिलीज़ हैं उनमें ये होता है कि जेनेटिकली यानी उनकी फैमिलीज़ के अंदर जो है ये इशू जो है वो चल रहा होता है, तो ज़ाहिर है उनकी जीन्स में भी अगर ये आता है तो फिर हम उनमें जो है वो टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है वो होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ है जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस भी कहते हैं, यानी वो लोग जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो उनकी जो डायबिटीज़ है वो जो है उसकी वजूहत क्या हो सकती है। तो उसमें भी जो जीन्स है उसका बहुत बड़ा किरदार है कि अगर फैमिली के साथ इश्यूज़ हो सकते हैं तो चांसेस हैं, ज़रूर नहीं है लेकिन मे भी। उसके बाद जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है,
यानी वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, या उनकी जॉब ऐसी है और मतलब है कि वो जो है वो जल्द इसका शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा जो फैमिली हिस्ट्री कुछ लोगों में पाई जाती है तो उसके भी चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है, चांसेस होते हैं। तो ये जो वजूहत हैं वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस की। उसके बाद अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि जो डायबिटीज़ हैं वो उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि नंबर 1 पे जो है वो हार्ट डिजीज़ है। ज़ाहिर है जब डायबिटीज़ होती है तो पूरी बॉडी का जो एक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो सबसे पहले जो है वो हार्ट जो है उसकी रेंज में आता है। उसके बाद ये है कि पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। उसके अलावा स्ट्रोक की मतलब पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। अच्छा, नेफ्रोपैथी हो सकती है। उसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो हो सकती है। उसके अलावा रेटिनोपैथी हो सकती है। आपने देखा होगा किडनीज़ के साथ इशू हो गया, उसके बाद जो जिस्म है उसके कुछ ऐसे सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने देखा है कि आँखें की नज़र जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग जो है समाज से भी महरूम हो जाते हैं, और उसके बाद जो है उनके पाँव जो हैं वो डायबिटिक फुट या फुट जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जो है स्किन की जो कंडीशन है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होती, और बैक्टीरियल या यीस्ट इन्फेक्शन जो है उनको होते रहते हैं, फंगल इन्फेक्शंस। और फंगल इन्फेक्शन बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है उसकी कमज़ोरी की अलामत है। तो ये जो है वो जो टाइप 2 है डायबिटीज़, ये उसकी जो है वो पेचीदगी हैं। अब अगर हम परहेज़ की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेडिसिन से भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना हम उसको चेंज करें। अगर डायबिटीज़ हो भी है तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो ज़िंदगी जिस तरह गुजार रहे हैं इसको हम तब्दील करेंगे तो हम उससे बाहर निकलेंगे। और अगर मैं अगर आपसे भी पूछूं कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ज़ाहिर है आप भी किसी न किसी चीज़ का नाम लेंगे कि ये, लेकिन असल इम्पॉर्टेंट आप अपने लिए ख़ुद ही हैं। क्योंकि आप खुद होंगे तो ये सारी जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं आप उनके साथ रह पाएंगे या रिलेट हो सकेंगे। तो हम जो है अपने आप को पीछे करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ हम चीज़ों को जोड़ देते हैं और फिर कंडीशनल हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो डाइट है हम उसको बैलेंस करें, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चूँकि हमारा जो एरिया है इसमें जो लोग हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी एलर्जिक हैं, मतलब रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली जब कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हैं तो ज़ाहिर है पेंक्रियाज काम ही नहीं कर रहा, तो वो उसको कहाँ लेके जाएंगे। तो ग्लाइकोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली जो है वो शुगर जो है वो बढ़ेगी। और उसके बाद ये है कि एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते, हमें टाइम ही नहीं मिलता, और हम तरक्की इसको समझते हैं या अमीर होना इसको समझते हैं कि हम जो है वो लग्जरी सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, जो नेचुरल जो तरीका है ज़िंदगी गुजारने का हम उससे दूर हट जाएँ। और हम जो है वो दोनों पे बड़ा यकीन रखते हैं, लेकिन जो है अपने आप को 10 मिनट 15 मिनट जो है वो देना जो है वो पसंद नहीं करते। तो ये इसकी जो है वो परहेज़ है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा परहेज़ें हैं, खाने पीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना वो तो आपको हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन मैं बड़ा एक लाइट जो बोर्ड है उस पर आपसे मैंने जो है इसकी परहेज़ डिस्कस की। अभी हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक किसी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने मेडिसिन बता दी हैं तो आप जो है वो सारी लेके शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की ज़ेर निगरानी इस्तेमाल करें, डॉक्टर से डिस्कस करें, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, जब हम होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है उसकी अपनी जो है वो कुछ नॉर्म्स हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और ये अपनी एक साइंस है। और अब बहुत सारे असूल ऐसे हैं कि जो अगर दूसरे तरीके इलाज में है, लेकिन होम्योपैथी जो है वो अपने लिए एक अलग जो है वो एक दुनिया रखती है। अब होम्योपैथी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है कि हम जो है ये समझते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में जो भी है वो अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि एक दुनिया में दो भाई अगर जो हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते, अगर उनके फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते, उनकी अदात व अतवार एक जैसी नहीं हो सकती, उनका ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं हो सकता, फिर उनके लिए एक दवाई किस तरह पॉसिबल है। तो होम्योपैथी जो है वो इनफरादियत पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती है। और फिर ज़ाहिर है हर इंसान की जो अगर उसको डायबिटीज़ होगी तो उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ और होगा। तो हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो बहुत सारी मेडिसिन जो है होम्योपैथी में तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन है। मैं आपसे 12-13 जो है उनके बारे में जो है वो बात करूँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यूरेनियम नाइट्रिकम है, होम्योपैथी की एक बहुत मायनाज किस्म की मेडिसिन है। तो उसमें डायबिटीज़ है और उसके साथ जो है वो पॉलीयूरिया और रात को बार बार पेशाब की लौटना और कमज़ोरी और इस तरह की जो इश्यूज़ हैं, और साथ अगर गुर्दे जो हैं वो कमज़ोर हो गए तो यूरेनियम नाइट्रिकम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है। और उसके बाद मेडिसिन सेजिजियम है, और ये जामुन जो है उससे बनती है। तो इसका एक बहुत बड़ा एक्ट है हमारे ग्लूकोज लेवल पे।
और ये जो बीटा सेल हैं उनके अंदर उसका बड़ा एक्ट है और उसको रीजनरेट भी करती है। और अगर शुगर के साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाए, जैसे स्किन के अंदर ऊपर कोई इशू आ जाए, या मतलब है कि इवन कुछ लोगों में बाइल्स वगैरह निकलते हैं, या इस तरह के इशूज़ हो जाते हैं, तो सजीजियम ही वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। और नंबर 3 अगर हम बात करें मेडिसिन को, तो एसिडम फॉस्फोरिकम है, एसिड फास्ट भी इसको कहते हैं। और अगर मेल जो है वो लॉस ऑफ लिबिडो है और उनकी वीकनेस आ गई है, या कुछ लोग जो हैं वो बिज़नेस में अगर उनको लॉस हो गया है, या कोई उसके बाद अगर उनको डायबिटीज़ हो गई है, तो फिर ये है कि एसिडम फॉस्फोरिकम जो है वो बेस्ट मेडिसिन है। उसके अलावा आर्सेनिक एल्बम का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसकी अपनी जो मखसूस साइन एंड सिम्टम्स हैं, अगर पेशेंट के अंदर जो है वो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी पीने की ख्वाहिश है, घोंट घोंट पानी पीता है, उसके मिजाज के अंदर बेचैनी है, मौत का खौफ है, इस तरह की बहुत सारी अगर इश्यूज़ हैं, उसके साथ जो कोई इन्फेक्शंस हैं, और वैसे भी जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर करने में आर्सेनिक एल्बम जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जो है वो प्लम्बम मेट है, एक बहुत मायनाज मेडिसिन है होम्योपैथी के हवाले से। अगर पेंक्रियाज जो है वो सिकुड़ गया है और उसके अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ गई, स्टेनोसिस वगैरह हो गए, तो प्लम्बम मेटेलिकम बहुत आला असर रखती है। उसके बाद फास्फोरस है, मतलब है कि बहुत ज़्यादा शोरत रखती है। और उस हवाले से भी कि अगर पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर जो है वो चर्बी जो है वो जमा हो गई है, फैट्स वगैरह जमा हो गए हैं, और जो है पेंक्रियाज को काम करने के लिए मौका नहीं मिल रहा, तो ये जो है वो जाके उसकी इवन के फैटी लीवर जो है वो बहुत बड़ी काज है डायबिटीज़ की, तो ये फैटी लीवर को भी ख़त्म ठीक करती है। और जो अगर पेंक्रियाज के अंदर फैट्स अगर डिपॉजिट हो गई तो उसको भी ठीक करती है। उसके अलावा लैक्टिक एसिड है, यानी ऐसे जो शुगर के मरीज़ हैं जिनकी जोड़ों में दर्द हो, या जिनको अगर कोई लिम्फ नोड अगर उनके बढ़ गए, तो लैक्टिक एसिड जो है वो बहुत ही आला मेडिसिन है। उसके बाद एसिटिक एसिड है, अगर कहीं जलनदार दर्द है और उनको कोई और इसके साथ अल्सर और इस तरह के इशूज़ आ गए। उसके बाद ब्रायोनिया है, ब्रायोनिया आर्सेनिक की थोड़ा सा उलट है कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्यास पाई जाती है, और एक बंदा 3-3 4-4 गिलास एक वक्त में पानी पीता है, और उसकी जितनी भी किस्में ब्रेन्स है वो ड्राई हो गई हैं, और साथ डायबिटिक है, तो ब्रायोनिया। उसके अलावा चियोनेंथिस, अगर इसके साथ जो है ज़ाहिर ग्लाइकोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है, अगर उसमें उसकी मलेरिया की हिस्ट्री आ गई है, या उसको जाइंटिस की हिस्ट्री है, टाइफाइड की हिस्ट्री है, तो और उसमें जो है वो स्प्लीन इन्वॉल्व हो गई है, या उसका लिवर इन्वॉल्व है, तो चियोनेंथिस। उसके बाद अर्जेंटम मेट एक मेडिसिन है, वो भी इस पर बहुत ज़्यादा असर रखती है। और नेट्रम सल्फ जो है वो बायोकेमिकली एंड होम्योपैथिकली आल्सो जो है वो लिवर और पेंक्रियाज की बहुत बड़ी मेडिसिन है। और सल्फर जो है आप एज एंटर करंट रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी होम्योपैथी में सैकड़ों ऐसी दवाएं हैं, जैसे अल्फाल्फा एक टानक के तौर पे काम करता है, और ये जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। तो ये एक हमने एक क्लस्टर के तौर पे आपके सामने चंद मेडिसिन रखी है, क्योंकि जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करते हैं तो फिर आप खफा होते हैं कि जी आप ट्रीटमेंट नहीं बताते। आप ट्रीटमेंट में अभी भी मैंने आपको डोजेज़ नहीं बताई, और इसकी जो पावर है पोटेंसीज नहीं बताई। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि मैं चूँकि सेल्फ मेडिकेशन जो है उसके सख्त खिलाफ हूँ, और मैं नहीं चाहता, चूँकि मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशन के लिए है और ये लोगों को मिसगाइड करने के लिए नहीं है, और ये क्योंकि बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। तो आपका कोई भी इशू हो, आप अपने करीब तरीन डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे डिस्कस करें, अपना ट्रीटमेंट वहाँ से कराएं। अगर आप समझते हैं कि कोई और इशू है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।